नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टाफ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पंजाब पीसीएस एग्जाम के लिए जो पीरियड है हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 1905 से 1930 उसके बीच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहला सवाल, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था या डिवाइड किया गया था उसे 1911 में। उसका रीजन क्या था? ये चार आपके सामने ऑप्शन दिए। देखो, पहला, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सफलता से सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक तरीके से वो मांग लिया था या उन्हें मिल गया था, इस वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल रद्द किया। देखो, वैसे तो एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, जो पहला, ये इसमें सही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। बहुत क्लोज चारों पॉइंट दिखेंगे आपको। जैसे दूसरा, वाइड स्प्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज और इकोनॉमिक लॉसेस फॉर द ब्रिटिश। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना इनएफिशिएंसीज के मतलब जो प्रशासनिक जो है खामियां थी कुछ और आर्थिक नुकसान की वजह से वो खत्म कर दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। तीसरा, सस्टेन इंपोर्टेंट स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट दैट शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम रिलीजन टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये आपका सही है। देखो, ये सबसे क्लोज ये है। ठीक है, यानी कि ये आपका सही आंसर है, क्योंकि लगातार स्वदेशी आंदोलन चलता रहा और बॉयकॉट मूवमेंट भी, और इससे ना धर्म का जो डिवीजन किया था ब्रिटिश सरकार ने, उससे तो पूरा फोकस शिफ्ट ही हो गया। फोकस शिफ्ट हो गया पूरा इकोनॉमिक नेशनलिज्म पे कि भाई हमारी जो सारी जो समय लॉसेज हैं वो ब्रिटिश सरकार के ऐसी नीतियों की वजह से हैं, और अगर हम सिर्फ स्वदेशी चीजें अपनाएंगे तो ब्रिटिश सरकार को नुकसान होगा और आम लोगों को फायदा। तो बेसिकली ये वाला यहां पे आपका सही एग्जैक्ट पॉइंट है। आगे, लखनऊ पैक्ट 1916 में, इसे लैंडमार्क इवेंट कहते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। क्यों? देखो, पहला ऑप्शन कहता है कि इसमें परमानेंट कोलिशन सरकार बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। देखो, ये तो कभी भी नहीं बनी, ये तो कभी भी नहीं हुआ। कि जब बना भी था 1946 में, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी और वो भी टेम्परेरी गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी। ठीक है, और एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ ये वाला पॉइंट ठीक है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की ये डिमांड मान ली थी और ये भी दोनों के बीच में तय हुआ था कि हम मिलकर ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखेंगे, अलग अलग नहीं। ठीक है, तो यानी ये आपका ठीक है। बाकी तीसरा कि भाई रेवोल्यूशनरी एजेंडा जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ जाए, ऐसा कुछ था नहीं। उसके अलावा गांधीयन मेथड सत्याग्रह के यूज किए गए इसके बाद हुए वैसे अगले 1-2 साल से ही। ठीक है, ये गांधीयन मेथड यूज किए गए सत्याग्रह के पूरे देश भर में, लेकिन वो चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुए थे, उसमें लखनऊ पैक्ट का कोई लेन देना नहीं है। तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें आंसर करेक्ट करना आपको यहाँ पे ए बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, ए नहीं, क्योंकि ए तो कभी हुआ ही नहीं ना, कोलिशन की कभी सरकार कभी नहीं बनी। ठीक है, बनी भी तो परमानेंट कभी नहीं बनी, टेम्परेरी बनी थी, वो भी ज्यादा दिन नहीं चली। जितना पीरियड चलना था उतना भी नहीं चल पाई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सपोर्ट ही नहीं किया उसको। Montague-Chelmsford reform of 1919 introduced diarchy in the provinces. This system was fundamentally flawed because it, देखो, Montague-Chelmsford रिफॉर्म 1919 में लाए गए थे और इसने डायरकी लागू की प्रोविंसेस में, मतलब डुअल रूल, और फिर भी इसमें कुछ खामियां थी। जैसे पहला, इसने फेडरल स्ट्रक्चर दिया था जो यूनिटरी ब्रिटिश इंडिया के लिए सुटेबल नहीं था। दूसरा, इसने सेपरेट सब्जेक्ट्स कर दिए, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, और इसके बाद भी आखिरी पावर गवर्नर के हाथ में रही। ये पॉइंट मुझे ठीक लग रहा है। देखो, ये ठीक है, बाकी लेकिन पढ़ लेते हैं, पर ये ठीक है। ठीक है, इसके हिसाब से। तीसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए रखा गया, लीडिंग टू कम्युनल फ्रिक्शन। ठीक है, खत्म किया गया। देखो, खत्म तो किया ही नहीं था। 1909 में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था और वो कंटिन्यूड रहा। सरकार ने 1935 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी उसे कंटिन्यूड रखा था। तो ये तो गलत है। ये कंप्लीट ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन फाइनेंशियल मैटर्स, इसने भारतीयों को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी फाइनेंशियल मैटर्स में। अरे मतलब स्टेट्स को, ठीक है, प्रोविंसेस को, ऐसा था ही नहीं। यहां पे आखिरी ताकत गवर्नर के हाथ में थी डिसीजन मेकिंग, चाहे रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, रिजर्व सब्जेक्ट। तो यही वाला पॉइंट ठीक है। ठीक है, तो आंसर इज बी, करेक्ट। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चला और
अचानक से इसे विड्रॉ कर लिया गया चौरी चौरा के आंदोलन के बाद, तो इसका असर क्या पड़ा? पहला, इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। अरे डोमिनियन स्टेटस तो कभी भारत को मिला ही नहीं, ठीक है। भारत तो सीधा आजाद हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस पे तो बस एक बार प्रोविजन जरूर था, नेहरू रिपोर्ट में मांग जरूर थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने नहीं दिया तो उसके बाद भारत और कांग्रेस की तरफ से इसकी तरफ से मांग भी नहीं की गई, ठीक है। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, सिवियर लॉन्ग लास्टिंग डिमोरलाइजेशन एंड डिसिल्यूजनमेंट अमंग द नेशनलिस्ट रैंक्स लीडिंग टू पॉलिटिकल वैक्यूम। हाँ ये ठीक है। देखो, क्योंकि इसके बाद ना बिल्कुल ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, डिमोरलाइज हो गए थे, और यहां फिर दो पक्ष आपस में भिड़ भी गए कांग्रेस के अंदर के, और फिर अलगाव भी हुआ कुछ समय के लिए। ये स्वराज पार्टी अलग हो गई थी जो काउंसिल एंट्री मांग रहे थे, नो काउंसिल वाले इसी राजा गोपालाचारी के नेतृत्व में कह रहे थे नहीं जी हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, हम नहीं जुड़ेंगे सरकार के साथ किसी भी हालत में। तो ये बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी निकाल दिए गए कांग्रेस से? कभी नहीं निकाले गए, ठीक है। महात्मा गांधी को क्यों निकालना था उन्होंने कांग्रेस से? उसके अलावा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पूरे देश में, अब ये तो जी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट तो लगातार चलती ही जा रही थी साल 1900 की शुरुआत से, तो यहां पे कुछ खास हुआ? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आंसर इज बी। नेहरू रिपोर्ट 1928 इज सिग्निफिकेंट एज इट वाज। नेहरू रिपोर्ट खास है कुछ, क्यों? देखो चार ऑप्शन। क्योंकि इसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था इंडियंस के लिए, जो इंडिया के लिए इंडियंस के ही द्वारा, और डोमिनियन स्टेटस जो है इसने मांग की थी विद इन ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट। दूसरा, रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कमीशन की गई थी ताकि रोलेट एक्ट जो है उसके बारे में उसकी समीक्षा की जा सके, ठीक है। तीसरा, ऑफिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द INC2 कमीशन, ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडिपेंडेंट इंडिया प्रिपेयर्ड बाय जवाहर। देखो सी ऑप्शन थोड़ा सा लगता है करीबी। जवाहरलाल नेहरू जी ने आजाद भारत में 1928 की नेहरू रिपोर्ट, आजाद भारत से क्या लेना देना उसका? तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने तो बनाई भी नहीं थी, मोतीलाल नेहरू जी थे इस रिपोर्ट में मेन संयोजक इसके। दूसरा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिस्पॉन्स साइमन कमीशन के अगेंस्ट था, ये नेहरू रिपोर्ट नहीं। लॉर्ड बिरकरहेड ने 1925-26 में जब चैलेंज किया था भारतीय लीडर्स को, तब उसके रिस्पॉन्स में बनाई गई थी नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट था जिसके अंदर डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, ठीक है। तो यानी फर्स्ट आपका सही है। ये बहुत क्लोज है लेकिन फिर भी गलत है इस केस में, ठीक है। चलो, साइमन कमीशन 1928 में जो आया था भारत, उसको बॉयकॉट किया सारी पॉलिटिकल पार्टी ने। किन कारणों से? ये देखो इसमें चार कारण दिए, कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा इसमें से सही है आपको बताना है। पहला, इसको अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए, और इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। ये ठीक है, मुझे तो ये सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं लेकिन। दूसरा, इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस एक्सक्लूडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कसिंग डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। इसके टर्म्स में डोमिनियन स्टेटस की कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। इट वाज सीन एज अटेम्प्ट टू बाईपास फाइंडिंग्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट। इसको ऐसे देखा गया कि नेहरू रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के अगेंस्ट इसको लाया गया है। इट रिकमेंडेड कंटिन्यूएशन ऑफ द डायरकियल सिस्टम इन प्रोविंसेस। इसने डायरकियल सिस्टम को आगे बढ़ाने की बात की। अब देखो कोई भी सही नहीं है इसमें, सिर्फ बस पहला ही ठीक है कि इसको अपॉइंट किया गया था तो रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, ठीक है। चल, पूना पैक्ट 1932 किस चीज का नतीजा था? गांधी जी के फास्ट अंटिल डेथ अगेंस्ट रामसे मैकडॉनल्ड्स कम्युनल अवार्ड विच ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर टू डिप्रेस्ड क्लास। ये मुझे ठीक लग रहा है। गांधी जी ने फास्ट अंटिल डेथ किया था क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने ब्रिटेन से कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी 16 अगस्त 1932 को। नतीजा क्या था उसका नतीजा ये था कि भाई इसके बाद जो है गांधी जी ने ये डर होने लगा कि इससे तो डिप्रेस्ड क्लास जो है वो भारतीय समाज में हिंदू समाज से अलग हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने जो है वो फास्ट अंटिल डेथ किया था। और उसके बाद फिर BR अम्बेडकर और उनके बीच में हुआ पूना पैक्ट, ठीक है। यानी मुझे ये ठीक लग रहा है। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का समझौता। देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पूना पैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में था उनका समझौता। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण तिलक के बीच में समझौता। अब गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में डेथ हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक 1919 में डेथ हो गई थी। दोनों के बीच में पहली बात तो कभी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, दोनों बिल्कुल मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे। अगर
यूनियन भी हुआ था ना इन दोनों गुटों का, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का, जब गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हुई उसके बाद हुआ था, और कभी समझौता नहीं हुआ। इनकी डेथ 1915 में हुई थी, इनकी 1919 में हुई थी। तो 1932 के पूना पैक्ट में दोनों का क्या लेना देना। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल हटा लिया गया था 1911 में, रिवोक कर दिया था, लगाया 1905 में था, कोई लेना देना ही नहीं है। तो पहला ही इसमें आपसे ठीक है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट ही करेक्ट है, यही वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह 1928 is key event in Indian national movement as it marked beginning of civil disobedience movement, was a no tax campaign led by Vallabhbhai Patel and successfully forced the British to roll back a revenue hike, was the first major peasant movement to be supported by industrial working class, the led to the abolition of hatred tribute system in Gujarat। देखो इसका तो सीधा है, बारदोली सत्याग्रह नो टैक्स कैंपेन था जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, और इसकी वजह से सरकार को अपना रेवेन्यू जो मतलब बेसिकली जो टैक्स जो उन्होंने बढ़ाया था उसको कम करना पड़ा था वापस 6.09% से, ठीक है। तो ये ठीक है आपका, इसमें ये करेक्ट आंसर है। बाकी वैसे ही एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लेटर नोन एज HSRA वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अर्ली रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बिकॉज इट। अब देखो इसमें बोल रहा है कि HSRA अपने से पिछले वाली जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनसे अलग कैसे थी, क्योंकि इसने भारत के बाहर से काम किया नहीं, कभी भी नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सब भारत से काम कर रहे थे, भारत के बाहर से नहीं। sought inspiration from Irish nationalist and Russian analyst alone, ये थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी, लेकिन अगला देखते हैं। Added a socialist vision to goal of establishing a federal republic of India, ये बिल्कुल ठीक है, सोशलिस्ट विजन जोड़ा गया। जब HRA बोलते हैं तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बोलते हैं, जब HSRA बोलते हैं तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट, पहली बार सोशलिस्ट विजन जोड़ा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। बिलीव इन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ टेररिज्म, अब देखो ऑल्दो हिंसा उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन सिर्फ वही गोल था या वही तरीका था, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि जब लाला लाजपत राय के साथ साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तब भी HSRA के मेंबर उसमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन में शामिल थे, ठीक है। तो टेररिज्म कोई एक आखिरी हथियार नहीं था, वो यूज जरूर किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगता था कि कई जगहों पे जाके कि हिंसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर सी। नेक्स्ट, द फेमस रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, इतना आसान सवाल। पूर्ण स्वराज जो है वो अपनाया गया था 1929 के लाहौर सेशन में, जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और यहां पे पूर्ण स्वराज दिवस भी चुन लिया गया था 26 जनवरी 1930, और इसी को कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को बनाया गया हमारा रिपब्लिक डे। तो पूर्ण स्वराज दिवस क्या है, पूर्ण स्वराज दिवस ये है, और हमारा रिपब्लिक डे ये है, ठीक है। ये इसी की वजह से 20 साल बाद इस दिन को चुना गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो ये ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। एक साल पहले जब कलकत्ता का सेशन हुआ था 1928 के दिसंबर में, तो वहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि भाई आप डोमिनियन स्टेटस मांग ही क्यों रहे। कांग्रेस से ये कह दिया था कि जब हम नेहरू रिपोर्ट सौंप रहे हैं तो इसमें डोमिनियन स्टेटस हटाओ, इसमें रखो पूर्ण स्वराज। सीनियर लीडर्स गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने बाकी बड़ी मुश्किल से सारी पार्टियों से जो सहमति जुटाई है अब एकदम से बदल नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है, फिर कोई ग्रेस पीरियड दे दो कि इस समय तक अगर ब्रिटिश सरकार ने हमें जो है वो डोमिनियन स्टेटस दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो हम सिर्फ उसके बाद पूर्ण स्वराज ही मांगेंगे, फिर डोमिनियन स्टेटस पे बात नहीं होगी। तो वो था 1929 में, एक साल पूरा हो गया। पहले तो 2 साल की बात थी, फिर 1 साल कर दिया गया ग्रेस पीरियड, और उसी की वजह से इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, ठीक है। नेक्स्ट, with reference to Indian political development during 1925 to 29, consider the following statement। पहला, साइमन कमीशन 1927 में लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग देखने के लिए, ठीक है। साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बाद के द्वारा, बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यानी आंसर इज सी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने ही इसको बॉयकॉट किया था, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन विच सेशन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट टुक प्लेस। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में अलगाव किस सेशन में हुआ था पर्टिकुलरली? बनारस के 1905, कलकत्ता के 1906, सूरत के 1907 या लखनऊ के 1916 सेशन। देखो बनारस का सेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। यहां पे इन्होंने
स्वदेशी और बॉयकॉट प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। कलकत्ता का यहां दादा भाई नौरोजी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। यहां पर ये स्प्लिट जो है वो उभरने लगा था, लेकिन आखिरकार हुआ नहीं। हुआ वो सूरत के सेशन में, जहां पे रास बिहारी घोष कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, लेकिन जानबूझ के तिलक को जो है वो दावेदारी से दूर रखा गया। क्यों? क्योंकि उनको क्या किया गया था, उनको जानबूझ के नागपुर से सेशन बदल दिया सूरत, ताकि वो चुनाव ही ना लड़ पाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, और यहां पर एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो यानी आपका आंसर तो ये है, ठीक है, आंसर इज सी। ठीक है, लखनऊ सेशन अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और यहां पे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन हुआ था। ठीक है, स्प्लिट 1907 में हुआ था, तो आपका आंसर इज सी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। 1930 से आगे के क्वेश्चन वहां पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।